नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 5th यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसेंशियल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज, देन उसके बाद सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू और भी कई सारे तरीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही हम इस चैप्टर को इमेजेस के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो बिल्कुल ही आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर सारी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का हल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 5 ऑफ फिजिकल एजुकेशन को देखते हैं और इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग वाली यूनिट है। तो हमें क्या क्या देखना है इसके अंदर, हम देखेंगे सबसे पहले बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, देन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या इनके सोर्सेज और फंक्शंस इनको हम अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कौन कौन से हैं। देन हम देखेंगे कि कैसे आप वेट कंट्रोल के लिए ईटिंग को करेंगे और इसमें हेल्दी वेट के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या कुछ पिटफॉल्स हैं डाइटिंग के उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ्स को, और लास्ट अपना टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कॉम्पिटिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। उसके पहले यार आपका एक बहुत ही ज्वलंत सवाल था कि कैसे सर हम बोर्ड की एग्जामिनेशन की जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे से सुनिश्चित करें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आपकी डेस्क पे एक तो सिलेबस ज़रूर से रहना चाहिए जिससे आप रेलेवेंट पढ़ें, और सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता रहे कि यार किस डायरेक्शन में जो CBSE अपने सवालों को पूछती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारी किताबें मार्केट में, मैंने खुद ने बहुत सारी किताबों को पर्सनली ऑर्डर किया और उसके बाद ये ओसवाल गुरुकुल की किताब मुझे बहुत ही कमाल की लगी, जिसके अंदर बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रखा है, लेटेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से कर रखा है, लास्ट मिनट जो सीक्रेट्स हैं वो आपको बताए गए हैं, सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर रखा है और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है जिससे आपको कहीं इधर उधर और नहीं भटकना पड़ेगा। तो यार बहुत ही कमाल की किताब है और ये मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है। तो जरूर से आपकी डेस्क पे वाली किताब रहनी चाहिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जरूर से इसको परचेज कर सकते हैं। देन इसके बाद यार अगर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप oswal.io पर लॉगिन करके अपना टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पर आपको अपने टॉपिक के हिसाब से टेस्ट देने का मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो सुनिश्चित यहाँ से हो जाएगी। तो उन दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हम आगे और सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बैलेंस डाइट यार अक्सर 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये मैंने आपके लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर बना रखी है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी परीक्षा में पूरे मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो क्या होती है बैलेंस डाइट? एक प्रकार की डाइट है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में हर एक न्यूट्रिएंट रहता है, और न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है वो भी आप वहाँ पर बता दीजिएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, है ना, 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मात्रा में यहाँ पर रहते हैं और ये अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द इंडिविजुअल रहता है। तो ये शब्द भी आपको लिखना है, जैसे अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसकी नीड ज़्यादा है, कोई पतला है तो उसकी नीड बहुत कम है ना। तो उसकी नीड के अनुसार आपको प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, इसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। देन इस डाइट के अंदर जैसा हमने देखा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब करेक्ट प्रोपोर्शन में होना आवश्यक है, तभी इसको बैलेंस डाइट बोला जाएगा। देन बैलेंस डाइट की हमने डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो न्यूट्रिशन एक प्रकार की प्रोसेस है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है ना। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम जो कॉम्प्लेक्स आपके फूड के पार्टिकल्स रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके क्या किया जाता है, वहाँ से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है हमारी बॉडी के लिए। तो क्या है न्यूट्रिशन? एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाता है और वहाँ से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी जो है वो दिन भर काम कर पाती है। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंसेस रहते हैं, है ना। तो ये एक ऐसे एनर्जिक फूड सब्सटेंस है हमारी डाइट के अंदर जो कि बेसिकली इसेंशियल केमिकल्स हैं और ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं? 5 तरीके होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल। ये अपनों को याद रखना है। अब क्या गोल है भाई साहब न्यूट्रिशन की प्रक्रिया का? तो पहला गोल है कि हमें हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी में रहे। देन इमीडिएट फ्यूल का ये काम करती है, हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, मसल्स को प्रिजर्व करती है और रिकवरी को इम्प्रूव करती है। देन इसके बाद आते हैं सेकंड टॉपिक पे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो मैक्रो मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी को कम मात्रा में रिक्वायर्ड हैं। अब लार्ज मात्रा में कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं? मैंने आपको 5 न्यूट्रिएंट्स बताए थे, ठीक है।
तो अब जब मैंने आपको 5 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बताए थे, तो ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स है ना, यही अपने को यहाँ पर क्या है, इन्हीं को डिवाइड करना है बेसिकली, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाएगा अपने पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीनों तो क्या है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके साथ साथ हम वाटर को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये चारों क्या है, मैक्रो में आते हैं, मतलब हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है। जबकि जो अपने विटामिन और मिनरल्स हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ना। ऐसा नहीं कि हम 1 किलो विटामिन ए खा गए है ना, उससे हमारी बॉडी निपट सकती है, या 1 किलो जिंक खा लिया हमने है ना, 1 किलो आयरन खा लिया, नहीं भाई साहब है ना। लेकिन आप 1 किलो आलू ज़रूर खा सकते हो है ना, उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। एक बॉटल आपने पानी की पी ली, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो मैक्रो में आते हैं। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का एक फ्लो चार्ट है, इसको आप ज़रूर से याद रखना है ना, ये आपकी मतलब बहुत सहूलियत आपको प्रदान करेगा। तो मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया जैसा मैंने आपको बताया, और माइक्रो को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर आगे हम फर्दर पढ़ेंगे है ना, विटामिन जो हैं वो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो कुछ ऐसे विटामिन होंगे जो कि फैट में घुल जाएंगे है ना, जैसे हमारी बॉडी में फैट रहता है तो उसमें घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो कि पानी में जाके घुलते हैं है ना, तो वो आते हैं BC और KEDA। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। कीड़ा जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है, मतलब ये फैट में जाके घुल जाएंगे। यहाँ से बहुत बार MCQs आते हैं तो इसको याद रखना। और पानी में कौन से घुलते हैं, BC। देन उसके बाद मिनरल्स जो रहते हैं ये भी 2 प्रकार के रहते हैं, मैक्रो और माइक्रो है ना। अब देखो मिनरल खुद एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ मिनरल्स तो ऐसे होंगे जो कि हमें थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो भाई साहब बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी मैक्रो और माइक्रो कर दिया। अब ये अगर आपको फ्लो चार्ट याद रहेगा ना, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई साहब आपने तो पहले बोला था कि मिनरल तो माइक्रो है, फिर इसमें मैक्रो क्या हो गया। तो उम्मीद है अगर आप इस तरह से फ्लो से याद रखोगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं भाई साहब मिनरल खुद ही माइक्रो है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और कुछ ऐसे हैं भाई साहब जो बहुत ही कम रिक्वायर्ड है। तो इसलिए अपन ने माइक्रो वहाँ पर भी कर दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, एक एक करके हम देखेंगे है ना। तो ये हमने जैसा देखा ही है कि लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। देन अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है ना, इन तीनों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और इन ही तीनों चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं तो उसको हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं है ना, क्योंकि ये हमारी डाइट का एक बल्क पार्ट यहाँ पर कंटेन करते हैं। तो याद रखना, हो सकता है आपसे MCQ में पूछ लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन द प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं, तीनों को जब मिला देते हैं तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल बन जाता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 50 से है ना 55 से 60%, अगर हमने 100 ग्राम कोई खाना खाया तो 100 ग्राम में से लगभग 55 से 60 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, 10 से 15 ग्राम प्रोटीन रहेगा और बाकी फैट रहेगा। अब देखो मिनरल और वो तो कितने कम रहेंगे। अब वाटर जो रहता है ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये हालांकि बहुत वाइटल है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। और हमने देखा ही था कि इसको हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट में रखा है ना, क्योंकि ये हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट में रखा गया है। देन अब माइक्रो न्यूट्रिएंट देखें तो विटामिन और मिनरल्स इसमें आते हैं, और ये हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं। अब विटामिन में तो आ जाएगा अपने पास KEDABC है ना, ये सारे विटामिन हमें देखने हैं। और मिनरल्स में आ जाएंगे अपने पास जैसे क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, सोडियम है ना, तो ये सब भी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में फूड में रहते हैं। देन इसके बाद अब देखते हैं कि न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या रहता है। देखो न्यूट्रिटिव नाम से ही पता लग रहा है, जो कि हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे है ना, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जबकि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो हमने देखा ही था हमारी बॉडी के अंदर लगभग 55 से 60%, मतलब जो भी हम मील लेंगे उसमें 55 से 60% लगभग कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या रहते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है ना। तो ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन वगैरह की मात्रा रहती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें रहती है। और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं रहता, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स नाम ही है कार्बो, मतलब इसमें क्या है, कार्बन तो है ही, और हाइड्रेट मतलब इसके अंदर पानी और ऑक्सीजन, मतलब पानी में H2 आ ही जाता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी इसके अंदर है, ठीक है। अपने को बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है, फिजिकल एजुकेशन है, तो हमें बस ऊपर से देखना है, फैक्चुअल वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है एनर्जी का, और ये हमें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिल जाएगी। तो
तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज के दौरान भी, और ये मोस्टली कहाँ पर स्टोर रहते हैं, हमारे मसल्स और लिवर में, है ना। तो लिवर और मसल्स में स्टोर रहते हैं, याद रखना, MCQ में आ सकता है। कैसे आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, तो आप अगर पास्ता खाओगे, बैगल्स खाओगे, होल ग्रेन ब्रेड खाओगे, राइस खाओगे, तो आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन, है ना। तो ये जो प्रोटीन रहता है मसल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, है ना, उनमें इंजरी हो जाती है या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का भी काम करता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का मेन काम तो रिपेयर करना है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब खत्म हो जाता है बॉडी में, तो प्रोटीन हमें एक इमरजेंसी रिजर्व ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ना। तो इसलिए प्रोटीन का भी होना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेन करते हैं अपने आप को, तो उनके बहुत सारे टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, और प्रोटीन का काम रहता है कि उन जो टिश्यूज़ का ब्रेकेज हुआ है उसको वापस से रिपेयर करना। सो एथलीट अपनी डाइट के अंदर इसलिए देखा होगा आपने कि ज़्यादा प्रोटीन वो लेते हैं। देन इसके बाद प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना, तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने बताया कि अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 60 ग्राम, है ना, पर डे आपको प्रोटीन लेना चाहिए, मतलब 1 ग्राम पर केजी आपको प्रोटीन यहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे सीधा MCQ में पूछा जा सकता है कि ICMR ने क्या यहाँ पर बताया गया है रिकमेंडेशन। देन इसके बाद है कि आपका इन नो केस 35% ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब अब प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है ना, तो ये वाले डेटा को आप इग्नोर भी कर सकते हो। एथलीट्स 2 ग्राम पर केजी तक भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे किसी एथलीट का वजन 60 ग्राम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, दिन भर ट्रेनिंग करता है, तो 120 ग्राम प्रोटीन तक भी ले सकता है ना। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल बॉडी के लिए क्या करना है, फिर भी आप एथलीट का भी ध्यान रख लेना। देन उसके बाद एक्सेस में आपको लेना नहीं है, क्योंकि एक्सेस में लेोगे तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर से हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोटीन यहाँ पर लेना है। इसलिए कई बार ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपको, है ना, नेट से बार बार प्रोटीन खरीद के नहीं पीना चाहिए बिना किसी न्यूट्रिशनिस्ट की आपके उस सलाह के। देन उसके बाद फैट क्या होता है, तो फैट को हम लिपिड या डाइटरी फैट्स के नाम से जानते हैं। ये ब्रॉडर टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है, और बेसिकली लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, और सॉलिड रहता है मतलब जो ऑयल रहते हैं ना, ऑयल तो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि फैट जो रहता है वो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अब इतना डिटेल में नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। कौन सा बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, वो भी हमारे इतना ज़्यादा काम का नहीं है। देन इसके बाद फैट जो रहता है ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इसमें रहता है, ये अपने को याद रखना है। 1 पाउंड ऑफ स्टोर्ड फैट ये प्रोवाइड कर सकता है 3600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, है ना। इसमें भी एक और फैक्ट आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन फैट कहाँ से आपको मिलेगा, तो फैट आपको मिल जाएगा एग यॉक से, योगर्ट से, है ना। योगर्ट मतलब होता है दही। देन उसके बाद चीज़ से, बटर मिल्क, है ना, तो यहाँ से बटर से, मिल्क से, मीट से, यहाँ सभी से आपको फैट मिल जाएगा। देन उसके बाद ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट अभी हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये आपने सुन रखा होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड में क्या होता है बेसिकली, है ना, ये आपका रिलेटेड है, आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो जो सिंगल बॉन्ड रहता है वो रहता है सैचुरेटेड। देन उसके बाद अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन में तो हो जाता है अनसैचुरेटेड। एक वहाँ पर प्रोसेस भी आती है, अगर आप में से किसी को याद आ रही हो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट, जिसमें अनसैचुरेटेड फैट, है ना, इसमें क्या करते हैं हम हाइड्रोजन गैस से इसको पास करते हैं, निकल और पैलेडियम, है ना, ये इसमें कैटलिस्ट रहते हैं। तो जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने तब हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन पढ़ी होगी जहाँ पर ये 2 नाम आपने सुने होंगे। बाई चांस अगर आपको याद आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो भाई साहब भूल जाओ कि अभी मैंने कुछ बोला भी था, है ना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए कि हाँ ऐसी टर्म हम पहले पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9-10th में। तो सैचुरेटेड फैट क्या रहता है, ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक रहता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ाता है, और ये हमारी आर्टरीज़ को क्लॉग कर देता है ना। तो हमारी आर्टरीज़ क्लॉग हो जाएगी तो क्या होगा, फिर हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। और ये आपको मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट जब आप उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ये सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में जाता है। जबकि जो वेजिटेबल ऑयल रहता है ना, ये आपको क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और ये हार्ट के लिए अच्छा रहता है ना। जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि इसमें सनफ्लावर ऑयल है, इसमें ये ऑयल है, वो ऑयल है ना, ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो अच्छा इसलिए क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है ना। तो ये आप से पूछा जा सकता है
MCQ में भी, और या फिर आपको डिफरेंस करने के लिए आ सकता है। तो आप इस तरह से ये जो 3-4 पॉइंट लिख रखे हैं ये लिख देना, या फिर आपसे जो आपके वो रहते हैं वाइवा, उसमें पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट में कौन सा अच्छा है, क्या इसके सोर्सेज हैं। तो उम्मीद है आप आराम से बता देंगे। देन अब आगे आ जाता है अपन विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, ये बहुत ही एसेंशियल रहते हैं हमारी बॉडी के, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मतलब हमारी बॉडी को कम मात्रा में रिक्वायर्ड रहते हैं। और बिल्कुल जितनी इसकी प्रॉपर मात्रा है अगर वो आपको मिल जाएगी तो आपकी बॉडी एकदम बैलेंस्ड रहेगी। लेकिन अगर आपने इसका ओवरडोज ले लिया तो फिर ये डेंजरस भी आपकी बॉडी के लिए हो जाएगा। अब ये कुछ साइंटिफिक नाम है ना, इनको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बड़े बड़े विटामिन को याद रख लेंगे, विटामिन A, B1, देन उसके बाद C, D, E, K, है ना। तो इन विटामिन को हम याद रखते हैं। तो फिर उसके बाद हम छोटे वालों को भी एक बार देख लेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है इसका साइंटिफिक नेम, है ना, तो कैसे इसको याद रखा जाए। हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग ट्रिक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, एक रथ है और रथ के ऊपर एक टॉफ़ी पड़ी हुई है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, रथ पर एक टॉफ़ी। अब ये पर सिर्फ राइमिंग के लिए है, जो लाल अक्षर हैं वही आपका ट्रिक का हिस्सा है। रथ पर एक टॉफ़ी, और उसके ऊपर बस आपको ABCDEK लिखना है ना। तो ABCDEK, तो ये ऐसा आप लाइन से लिख देना। अब आप कैसे याद रखोगे, तो A मतलब R, तो R से आ जाएगा रेटिनॉल। B1 थ से आ जाएगा थाइमिन। देन A से आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। D से आ जाएगा कैल्सीफेरॉल, है ना, क। देन E से आ जाएगा अपने पास टोकोफेरॉल, और K से आ जाएगा फ से आ जाएगा फाइलोक्विनॉन, है ना। तो यहाँ पर एक फाइलोक्विनॉन भी आप लिख सकते हो इसको, PHY फाइलो, PHYLO क्विनॉन, QUINONE। तो फाइलोक्विनॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरह से हो गए अपने पास ये बड़े बड़े विटामिन याद। अब छोटे वालों को कैसे करना है, तो छोटे वाले में देखो, एक ये राई नाम का व्यक्ति है और एक बायो है ना। इसने क्या करा, इसकी पैंट को निकाल लिया। तो इसकी ट्रिक है थी राई की नीको पैंट। तो ये जो पैंट है ये नीको कंपनी की है ना। तो नीको कंपनी की पैंट है, और ये किसकी थी, राई की थी। तो थी राई की नीको पैंट पाई बायो ने फांस कर। तो बायो ने क्या किया, इसको फंसा लिया, है ना। तो फंसा के निकाल लिया। अब वही यहाँ पे लिख दो B1, B2, B3, B5, है ना। B4 नहीं रहता है। देन B6, B7, फिर 7 के बाद सीधा 11 और 12। ये आपको बार बार लिखनी पड़ेगी तब याद रहेगी ना। वो रथ पर एक टॉफी तो फिर भी याद हो जाती है। अब वही इसके सामने क्या है, B1 थी से आ जाएगा थाइमिन, है ना। B2 से आ जाएगा राई से राइबोफ्लेविन। देन B3 नीको से आ जाएगा निकोटेमाइड, है ना, निकोटीनेमाइड। देन P5 से आ जाएगा 5, मतलब वैसे भी याद रह जाएगा, 5 मतलब पेंटो, है ना, तो पेंटोथेनिक का। B6 आ जाएगा पाई से पायरोक्सिडिन। B7 बायो, तो बायोटिन। B11 फा से आ जाएगा क्या, फॉलिक एसिड। और स से आ जाएगा साइनो कोबाल्ट अमीन, है ना। तो B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट की भी कुछ मात्रा रहती है, तो इसलिए इसको साइनो कोबाल्ट अमीन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रिक से याद रखना है। 2-3 बार आप खुद लिख के देख लेना, याद हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन आ जाएगा तो आपको एज दे जाएगा ना, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। तो देखो, अब इसके बाद आ जाते हैं कौन सा विटामिन किसने इन्वेंट किया। ये सबसे आसान है, क्योंकि A, B और D इन तीनों को एक ही व्यक्ति मैकॉलम ने इन्वेंट किया है, जबकि विटामिन C को हॉल्ट्स नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट किया है। बस इतना अपने को याद रखना है। अब देखो, सीधा क्वेश्चन है, विटामिन A का डिस्कवरर कौन है, तो डॉक्टर मैकॉलम है। देन उसके बाद कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो विटामिन A की कमी से लॉस ऑफ विजन, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, है ना, ये होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, तो इसमें आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और बहुत कम एनर्जी रहती है बॉडी में काम करने के लिए। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, और इससे क्या होता है, जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कोई आपको घाव हो जाता है, वाउंड हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है उसको हील करने में। देन विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स, आपके बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, कई बार बेंट हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन या टूथ दिखे होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर, जो कि गले में हो जाता है ना, गला बहुत ज़्यादा सूज जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या, टाटा नमक, देश का नमक, NaCl खाया जाता है, वो भी आयोडीन युक्त, है ना, आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक। तो नमक के अंदर क्या है, फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है आयोडीन का। अब नमक क्या है, अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, तो इसलिए सबके पास आयोडीन वहाँ पर पहुँच जाएगा नमक में मिलाने से, तो इसलिए नमक में यहाँ पर मिलाया जाता है। तो इससे लोगों को गोइटर की समस्या नहीं होती है अब भारत में ज़्यादा। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया से क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और कई बार खून भी नहीं बनता है ना। इसी का एक बहुत चल रहा है प्रचलन में भी, सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया, है ना, तो ये आयरन की कमी से होता है। और भारत सरकार ने अभी एक सिकल सेल एनीमिया मिशन चला रखा है, जिसमें भारत सरकार का एम है कि हमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करना है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जा रहा है, बड़ों हैं, है ना, बड़ों के अंदर तो उनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जा रही है और बच्चों को उनका डीवॉर्मिंग की जा रही है ना। तो ये कुछ प्रक्रिया है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो आपसे एग्जाम में तो कोई नहीं पूछ रहा भाई साहब, है ना। तो ये टेबल याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पर है विच अकॉर्डिंग टू मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। तो अभी हमने देखा नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, इसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं, मतलब रात में देखने में दिक्कत आती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ना। विटामिन ई से इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आती है ना, क्योंकि ये टेबल में नहीं थे हमारे। देन उसके बाद देखो अब यहाँ पर है ही हालांकि दे रखा है, तो विटामिन ए क्या बेनिफिट होगा इससे, अगर आप विटामिन ए लोगे तो आपकी आईज, स्किन, नर्वस सिस्टम ये सब हेल्दी रहेगा। विटामिन बी से आपका मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। सी से आपके दांत, बोन्स ये सब अच्छे रहेंगे। डी से आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेगी। ई से क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या हट जाएगी। और विटामिन के फॉर क्लॉट, है ना, इस मैंने तो इस तरह से इसको याद रख रहा था, के से क्लॉट, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये आवश्यक है। अब मिनरल्स को देखते हैं, तो मिनरल्स माइक्रो में आते हैं, है ना, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये, और ये हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड रहते हैं। ऑलमोस्ट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट ये मिनरल्स का बना हुआ रहता है। देन ये रिक्वायर्ड है ताकि हमारे दांत, बोन्स, मसल्स ये सब हेल्दी रहें, और इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में, है ना। जैसे मैं अगर आग के पास अपना हाथ ले जाऊंगा तो कैसे पता लगेगा कि भाई साहब वहाँ पर गर्मी है ना। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस रहते हैं, नर्वस सिस्टम रहता है, ये बिल्कुल क्या करता है ना, सेंस करता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन और हमारे दिमाग तक पहुँचाता है कि भाई साहब गर्मी है, हाथ हटाओ जल्दी से। तो फिर हमारा दिमाग वापस से एक मैसेज भेजता है हाथ को कि भाई पीछे हो जा, है ना। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं इनके ट्रांसमिशन में भी मिनरल आपकी मदद करते हैं। देन उसके बाद हार्मोन जो बॉडी में फॉर्मेशन होता है उसमें मिनरल्स मदद करते हैं, और हार्ट बीट वगैरह इन सभी के मेंटेनेंस में भी यहाँ पर ये काम में आते हैं। अब मैक्रो मिनरल जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जैसे कैल्शियम, है ना, तो कैल्शियम जनरली हमें पता ही होता है कि बोन्स, टीथ, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग भी इससे होती है, और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामक समस्या हो जाती है ना, मतलब बोन्स आपकी कमज़ोर हो जाती है। क्या सोर्स है इसका, तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स तो हैं ही, मिल्क, चीज़। देन इसके अलावा ऑरेंज जूस, है ना, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, इन सभी से भी आपको कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में आपको मिल जाएंगी। देन उसके बाद पोटेशियम को के, है ना, ये इसका एक सिंबल है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड मिनरल्स है हमारे डाइट में, और इससे हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम एकदम फिट रहता है। और इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, टोमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बनाना याद रखना है ना, इसका बनाना जरूर से याद रखना है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। देन फिर सोडियम आ जाता है, ये भी मैक्रो अपना मिनरल के अंदर आता है, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में सोडियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। कहाँ से मिलता है, टेबल सॉल्ट, मतलब वो घर में आता है, टाटा नमक, देश का नमक, वहाँ से मिलता है आपको। देन पिकल्स और बटर से भी मिलता है। जबकि मैग्नीशियम Mg ये आपके क्या करता है, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में काम में आता है ना। एक और रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है, और प्रोटीन के साथ ये जो मैग्नीशियम मिनरल है ये भी करता है। कहाँ पर मिलेगा आपको ये, तो मीट में, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स, यहाँ पर ये मिलेगा। देन फॉस्फरस जो रहता है, फॉस्फरस आपको हेल्प करता है बोन और टीथ के फॉर्मेशन के अंदर। और देन इसके सोर्स भी क्या हैं, एग, फिश, लिवर, मिल्क, ये लगभग सबके सोर्सेज हैं ना। तो ये कॉमन सोर्सेज हैं, इनको आप याद एक बार रख लेना। जहाँ जहाँ मैं स्पेशल बता रहा हूँ बस उनको स्पेशली याद रखना। देन अब माइक्रो मिनरल जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, जैसे आयोडीन, है ना, तो हम भर भर के आयोडीन नहीं खाते हैं, नमक, और नमक के अंदर भी बहुत कम मात्रा में वो फोर्टिफाइड रहता है। तो इस आयोडीन के कारण हमारा एक थायराइड ग्लैंड है ना, वो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे गोइटर जैसी समस्या हमें नहीं होती है। तो उसको ट्रिगर करने का काम ये आयोडीन करता है ना। तो बहुत ज़्यादा डीप में हमें बायोलॉजी में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लेना है कि हाँ, आयोडीन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, और अगर इसकी कमी होती तो फिर गोइटर नामक समस्या हो जाती है, जिसमें आपका गला जो है पूरा सूज जाता है, और मसल्स आपके रिटार्ड हो जाती है। कहाँ से मिलेगा आपको, आयोडाइज सॉल्ट, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिश, सी फूड, ये सब तो हम लिख सकते हैं। अब देखो ऐसे याद रखना, फिश और सी फूड, क्योंकि फिश और सी, है ना, यहाँ पर क्या समुद्र में रहते हैं, और समुद्र रहता है नमकीन, और नमक में है आयोडीन, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो।
देन आयरन है, आयरन बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हीमोग्लोबिन का यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, और इसकी डेफिशिएंसी हमने आगे पढ़ ही लिया है कि एनीमिया हो जाता है। कैसे मिलता है आयरन? तो ये मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, यहाँ से आपको आयरन मिलता है। देन क्रोमियम, क्रोमियम जो है ये इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो जाता है, और इसके सोर्सेज क्या हैं? सोयाबीन्स, टोमेटो, कैरेट, ग्राउंडनट, बाजरा, बार्ले, है ना, बहुत ही कॉमन सोर्सेज हैं, तो आराम से वहाँ पर एग्जाम में लिख सकते हो, शायद ये स्पेसिफिकली आपसे पूछा भी जाए। देन अब आ जाते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, है ना, मतलब जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते लेकिन इनका कुछ और काम रहता है, जैसे पानी, तो पानी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। रॉफेजेस, रॉफेजेस मतलब हो जाते हैं बेसिकली आपके फाइबर, जैसे दलिया वगैरह हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें फाइबर निकलते हैं, है ना। रॉफेजेस तो मतलब बेसिकली होता है दलिया, तो जो दलिया खाया जाता है वो आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन हाँ वो आपके पाचन तंत्र में, मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे केक, पेस्ट्री में जो डाले जाते हैं, है ना, तो वो भी आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वो आपके टेस्ट को एनहांस करते हैं। देन प्रिजर्वेटिव्स हो गए, वो क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे कोई अपन ने, है ना, घर पे दही बनाया, तो वो दही चलेगा 1 दिन 2 दिन, है ना, मैक्सिमम, लेकिन आप बाज़ार से दही लाते हो तो उसमें लिखा रहता है महीने भर की एक्सपायरी डेट है, तो मतलब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, जिसने क्या किया? उस फूड को कंटामिनेट करने की प्रोसेस को स्लो कर दिया, है ना, तो वो प्रोसेस स्लो होती है प्रिजर्वेशन से। फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं कुछ, वहाँ से भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन उसके कुछ और फ़ायदे रहते हैं। अब फाइबर और रॉफेजेस कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहती है ना, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट रहते हैं, तो जो फाइबर आप खाते हो सुबह एज इट इज़ वो निकल जाते हैं लेकिन ये क्या करते हैं? ये आपकी इंटेस्टाइनल फंक्शन को एनहांस करते हैं, और ये आपकी एपेटाइट को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर आप ऐसा कोई फल खाओगे जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर फाइबर नहीं है, तो आपकी भूख ही शांत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ऐसा फल खाया जिसमें फाइबर ही फाइबर है, तो बहुत जल्दी आपका पेट भर जाएगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा यार भाई आज तो पेट भरा गया, जैसे दलिया, आप थोड़ा सा दलिया खाओगे ऐसा लगेगा पेट भर गया, लेकिन आप जूस 2-3 गिलास पी जाओगे तो भी आपको लगेगा कि यार और भी पी सकता हूँ अभी तो मैं, है ना। तो वहाँ पर क्या है, जो ये फाइबर्स रहते हैं या रॉफेजेस जो रहते हैं, ये आपके एपेटाइट को सेटिस्फाई करते हैं और आपके कॉन्स्टिपेशन को, है ना, जो दस्त वगैरह की समस्या है उसको भी ये बचाते हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ये जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ना, उनके फंक्शंस और सोर्सेस लिख रखे हैं टेबल में, तो आप रोक के इसको भी पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, बस मैंने एक जगह आपको दे दिए हैं ये, है ना, रॉफेजेस, प्रोटीन, फैट, सबको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन एक जगह प्रोवाइड करने के हिसाब से मैंने यहाँ पर टेबल आपके लिए बना दिया है, ठीक है, तो उसको आप देख लेना। अब आ जाते हैं वेट कंट्रोल के लिए कैसे यहाँ पर खाना खाया जाए। तो देखो हेल्दी वेट सभी को यहाँ पर पसंद होता है ना, सब चाहते हैं कि यार एकदम हेल्दी वेट हमारा रहे, इससे लोअर होगी रिस्क, है ना, कोई भी डिजीज़ वगैरह की आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बीएमआई आपका बैलेंस रहेगा। तो बीएमआई क्या होता है? बेसिकली बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और इससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मोटा तो नहीं है, बहुत पतला तो नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने का बेसिक सा फॉर्मूला है, वेट लिया जाता है केजी में, हाइट ली जाती है मीटर में, और हाइट का स्क्वायर हम कर देते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलो, तो 60 केजी, और हाइट अपने को लेनी है किस में? हाइट मीटर में लेनी है ना। तो फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, तो 1.7 फिर इसका स्क्वायर किया जाएगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आपका बीएमआई स्कोर रहेगा, ठीक है। तो आप सभी भी अपना अपना कैलकुलेट करना, आपका यहाँ पर वेट लेना, और वेट लेने के बाद फिर आपकी हाइट लेना, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना, उसका स्क्वायर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। फिर इसकी रेंज रहती है, तो इस तरह की टेबल रहती है। अगर 18.6 से कम अगर आपका बीएमआई आता है तो इसका मतलब है कि आप अंडर वेट हैं। 18.6 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो इसका मतलब है आप नॉर्मल वेट हैं। देन 25 से 29.9 आता है तो ओवर वेट। फिर आता है ओबीस, है ना, ओबीस मतलब अत्यधिक मोटा, जो अपन ने योगा चैप्टर में पढ़ा था। तो 30 प्लस अगर आप हो जाते हैं, है ना, आपका बीएमआई 30 से ऊपर आता है तो फिर आप ओबेस होते हैं। अब ओबेसिटी में ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास 1 की रेंज है 30 से 34.9, क्लास 2 की है 35 से 39.9, मतलब 5 आगे बढ़ रहा है ना, और 40 प्लस है तो आप आ जाते हो ओबेसिटी क्लास 3 के अंदर। देन इसके बाद अब आ जाता है कि क्या कुछ स्पेशल या यूज़फुल टिप्स है जिससे आप वेट को कंट्रोल में रख सकते हो। तो भाई साहब कॉमन पिटफॉल को आपको अवॉइड करना है।
देन उसके बाद पुट ए स्टॉप टू इमोशनल हीटिंग, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं भाई साहब, इमोशनल होके मूवी देख रहे हैं, इमोशनल सीन आ गया, या फिर मूवी देख रहे हैं, गपा गप हमने भाई साहब 2-3 टब पॉपकॉर्न के निपटा दिए, तो वो नहीं करना है। देन ट्यून इन टू वॉट यू ईट, जो आप खा रहे हैं उस पर आप यहाँ पर ध्यान रखें। देन फ्रूट्स, वेजीज, फाइबर्स, इन सभी को अपने डाइट में लें। देन इंडल्ज विदाउट ओवर इंडल्जिंग, है ना। तो कोई भी चीज़ आप खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसा नहीं रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। टेक चार्ज ऑफ योर फूड इन्वायरमेंट, कि आप खा रहे हैं उसका एक ज़रूर से आप है ना वो शेड्यूल रखें कि हाँ भाई ये मैं खा रहा हूँ और इसके लिए मुझे इतनी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अब डाइटिंग के क्या पिटफॉल है ना, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल की, यार मैं खा तो लूँगा अनशन, फिर उसके बाद डाइट कर लूँगा। तो डाइट में एक व्यक्ति क्या करता है, जो ओवर वेट है वो रिड्यूस करना चाहता है अपना वेट, और कई बार वो अपने आप को स्टार्व करता है ना, मतलब अपने आप को भूखा मारता है ताकि वो अपने वेट को रिड्यूस करे, या फिर वो अपनी मील्स को स्किप करता है ताकि वो अपने वेट को लूज़ करे। और कई बार स्लिमिंग पिल्स भी ली जाती है ना, जो आजकल चलता है वो एडवर्टीजमेंट, पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मैंने ये वाली दवाई खाई और अब देखो मैं कितना पतला हो गया हूँ, है ना। पहले मेरे आसपास कोई नहीं रहता था, अब हरियाली छाई रहती है। तो ये जो सारे एडवर्टीजमेंट्स में पिल्स वगैरह बिकती है, इसको लोग कंज्यूम करते हैं, और ये सभी क्या करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। क्या क्या होता है, कई बार एक्सट्रीम रिडक्शन आप कैलोरी कर लेते हो तो बॉडी में एनर्जी नहीं बनती है ना। देन कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं इसके चक्कर में, मील्स को स्किप करना, कैलोरीज को कई बार सिर्फ हम पानी पी के, है ना, या फिर कुछ जूस वगैरह पी के इंटेक कर रहे हैं, तो उससे हमें फाइबर वगैरह नहीं मिल रहे हैं। देन अंडर एस्टिमेट करना हमारी कैलोरीज को, लेबल फूड को खाना कि भाई साहब बस ये लेबल वाला फूड ही हम खाएंगे जो मॉल में मिलता है, तो वो तो और नुकसानदायक रहता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, है ना, लो एनर्जी डाइट लेना, देन लेस लिक्विड लेना, अपने आप को भूखा मारना, तो ये सब आपके क्या आता है, कॉमन पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के अंदर आते हैं। देन अपने पास लास्ट टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। तो इसमें क्या होता है, हालांकि इसके बाद शायद फूड मिथ्स भी है, उसको भी हम देखेंगे। तो फूड इंटॉलरेंस, जब एक व्यक्ति को डिफिकल्टी होती डाइजेशन में, है ना, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। क्या सिम्टम्स हैं, सर वगैरह दर्द करना, चक्कर आना, है ना, वॉमिट होना, देन जॉइंट्स में पेन होना, हेडेक, रैशेज ऑन स्किन्स, डायरिया मतलब दस्त लगना, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, बर्निंग सेंसेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपको होती है। और ये सारे सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण, तो ये लक्षण है। देन इसके बाद फूड इंटॉलरेंस का मतलब हमने देख लिया कि इंडिविजुअल एलिमेंट रहते हैं कुछ सर्टन फूड आइटम्स में जो कि हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्व नहीं कर पाता। अब क्या इसके कारण रहते हैं, तो इसका कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स की कमी होना, है ना। तो वो एंजाइम जो कि उस पर्टिकुलर फूड एलिमेंट को डाइजेस्ट करेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, बन नहीं पा रहे हैं, तो इससे हमारा जो फूड एलिमेंट है ब्रेक डाउन नहीं होता है, और इससे फिर ये जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो होते हैं। और कई बार इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति को इलनेस भी हो जाती है ना, वो बीमार भी हो सकता है। अब कुछ कॉमन फूड मिथ्स, है ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है। फूड मिथ, है ना, मिथ मतलब ऐसी चीज़ जो कि बस प्रेवलेंट है लेकिन एक्चुअल में उतनी हानिकारक है नहीं। जैसे एग इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल टू अवॉइड देम, है ना, तो बोला जा रहा है कि भाई अंडे मत खाओ क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अंडे खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ना, 2, 3, 4, 5 जो कम मात्रा में खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, है ना, तो ये भी एक फूड मिथ है कि आप खाना खाते टाइम पानी पियोगे तो बिल्कुल आप मोटे हो जाओगे, जबकि और इससे उल्टा क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। नो फैट और नो फैट डाइट आर गुड, है ना, लो फैट और नो फैट, जबकि फैट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना, और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए फैट इंपॉर्टेंट है। बस ये कि आप जंक फूड से जो फैट खाते हो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ड्रिंकिंग फास्टिंग में लूज वेट, तो ये हमने देख ही लिया अभी तो, है ना, कि डाइटिंग और फास्टिंग से कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता और आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है। देन फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग, है ना, कि जो आप रात को खाना खाते हो वो और ज़्यादा आपको मोटा करता है, तो ऐसा भी नहीं है। देन लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फूड फेड मिल्क, तो ये भी गलत है ना। फुल फैट मतलब क्या होता है, जिसमें मलाई है, और लो फैट मतलब जिसमें मलाई नहीं है। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि जो मलाई वाले पार्ट में कैल्शियम होता ही नहीं है, कैल्शियम आपके लिक्विड वाले पार्ट में रहता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये दूध है 1 लीटर, है ना, इस 1 लीटर दूध में से अगर आप मलाई निकाल भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विड वाले पार्ट है इसमें है आपका पास कैल्शियम, तो है ना। वहीं पर अगर किसी में मलाई है तो भी उसमें उतना ही कैल्शियम रहेगा क्योंकि लिक्विड वाले पार्ट में वो।
तो लेस कैल्शियम वाली कोई बात नहीं आती है इसमें। वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल, तो ये साफ है ना मिथ है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे यूट्यूब पर भी, जहाँ पर वो एक जो बंदा है वेजिटेरियन है लेकिन उसने मसल्स बिल्ड की है। देन हेल्दी फूड एक्सपेंसिव है, तो हेल्दी फूड नहीं, जो पैकेज्ड फूड रहता है वो एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मिथ है, इनको आप याद रख लेना। 8 दे रखे हैं, 5 भी याद रख लोगे तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। देन इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है डाइट की, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट में, है ना। तो देखो डाइट आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी और रिपेयरिंग का वो काम करती है, जो भी आपका गोल है बॉडी का उसको आप अचीव करने में आपकी मदद करेगी। देन आपकी फटीग को, है ना, ये डिले करेगी। फटीग मतलब होता है थकान, तो आपको थकान नहीं आने देगी और आप आराम से स्पोर्ट्स में फोकस कर पाओगे। रिकवरी अगर है तो उसको भी ये फास्ट कर देगी। दैन इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास कि नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन इसेंशियल है, ताकि आप वेट लॉस, वेट गेन, है ना, ये सब कर पाएँ। और वेट लॉस, वेट गेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जैसे रेसलिंग है ना, तो जो कुश्ती है तो उसमें वो रहता है कि 55 kg की कैटेगरी है, तो भाई साहब अगर किसी एथलीट का वजन है 60 kg तो उसको वेट लॉस करके 55 तक आना पड़ेगा। लेकिन क्या हेल्दी तरीका है न्यूट्रिशन के माध्यम से, अगर आपको उसकी नॉलेज हो तो आप आराम से 60 से 55 आ सकते हो। देन उसके बाद है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा। देन उसके बाद क्या होगा कि आप सफिशिएंट इंटेक करोगे फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी। तो ये सारे हमने देख लिए इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, है ना। इसमें आप मन से भी बना सकते हो। और प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ ना। प्री मतलब कंपटीशन से पहले, तो कंपटीशन से पहले प्रॉपर डाइट लोगे तो क्या फ़ायदे होंगे, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार रहेगी, जो आपके गोल से उसको आप अचीव कर पाओगे, है ना। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी। ड्यूरिंग में क्या है, तो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन में डाइट का क्या रिक्वायरमेंट है कि जो इंस्टेंट एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी। देन पोस्ट में क्या है, रिकवरी, है ना। तो इस तरह से आप इन्हीं पॉइंट्स को डिवाइड कर लेना, तो आपका ये अलग अलग भी बन जाएगा, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कंपटीशन रिक्वायरमेंट। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, तो हमने देखा था रथ पर एक टॉफ़ी, है ना। तो र के हमने ऊपर ए लिखा था, तो ए से क्या हो जाएगा अपने पास ए नहीं र, तो र से आ जाएगा रेटिनॉल। तो विटामिन ए का सही नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम क्या है, रथ पर एक, है ना, क से आ जाएगा कैल्सीफेरॉल, तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल। देन सी का क्या है, तो सी का है रथ पर एक टॉफ़ी, है ना। तो पर तो अपना वही था एक, तो ए से आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। देन विटामिन B2 का क्या है, तो फटाक से ट्रिक लिखो, B2 के ऊपर था राई, तो राई से राइबोफ्लेविन। देन विटामिन B1 का पूछा हुआ है, तो B1 में थ से आ जाएगा अपने पास थाइमीन, है ना। ये उससे भी हो रहा है, रथ पर एक टॉपिक, तो थ के ऊपर भी अपने B1 लिखा था, तो थाइमीन। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, है ना। जैसे मुझे तो प्रैक्टिस है, तो आप भी प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा ये। देन उसके बाद B11 का क्या नाम है, देखो B11 फा के ऊपर है, तो फा से आ जाएगा फालिक एसिड, तो सी। देन इनमें से कौन सा नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रेंट है। तो देख लो भाई साहब मैक्रो कौन सा है, प्रोटीन एक मैक्रो है, क्योंकि ये दोनों माइक्रो हैं। देन इसके बाद न्यूट्रेंट्स केमिकल होते हैं फूड में, जो कि क्या हैं, तो जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी की ज़रूरतों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ देखो, जहाँ ऑल हो तो भाई साहब फिर उससे पंगा लेना ही नहीं। देन वन फंक्शन प्रोटीन और बॉडी क्या प्रोवाइड करता है, तो ये टिश्यू को फॉर्म करना और उसको रिपेयर करना, ये इसका प्रोटीन का मेन फंक्शन रहता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो, है ना। तो मैक्रो नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा माइक्रो है। तो बेसिकली आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब तो आपकी मैक्रो हो जाते हैं, जबकि रॉफेजेस तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है ना, तो इसलिए रॉफेजेस इसका आंसर हो जाएगा। नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो देखो सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होते। ये क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में आए। देन डैश मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, देखो बोन्स और टीथ के लिए अगर अपने पास कैल्शियम रहता तो वो लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम फॉस्फोरस लगाएंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है कि कॉमनली जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, रथ पर एक टॉफ़ी, तो रथ, है ना, ये तो होता है रेटिनॉल, लेकिन B2 थी राई की निकोपेंट, तो राइबोफ्लेविन B2। तो ये ट्रिक से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से क्या एक पिटफॉल नहीं है डाइटिंग का, तो देखो अपने को पॉजिटिव स्टेटमेंट इसमें देखना है। ईटिंग टू लिटिल ये पिटफॉल है, स्कीपिंग ब्रेकफास्ट पिटफॉल है, नॉट परफॉर्मिंग, ये तीनों ही पिटफॉल है ना। तो नॉट में आ जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें कोई नहीं मिला हमें जो कि पिटफॉल नहीं है। देन नॉट अ फैट सॉल्युबल, है ना, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो देखो कीड़ा तो क्या है अपने पास, कीड़ा है फैट सॉल्युबल, तो मतलब KEDA ये तीनों तो फैट सॉल्युबल है, तो बचा B कॉम्प्लेक्स, ये फैट सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है। नॉट अ फैट सॉल्युबल, तो देखो B C दोनों वाटर सॉल्युबल है।
देन फैट एंड ऑयल कम अंडर, तो ये आते हैं आपके एनर्जी गिविंग फूड, है ना, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स तो आपको 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, अभी हमने देखा 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसर्शन रीजन है, एसर्शन में बोल रहा है कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, सही बात है। द डिजीज सेट्स इन व्हेन द डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बिल्कुल भाई साहब ये अगर आपके नहीं रहेगा तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, देखो जबकि विटामिन सी क्या होता है, सिट्रिक जो आपके सब्सटेंसेस रहते हैं उनसे होता है ना। देखो स्कर्व इज अ डेफिशिएंसी एंड इट इज कॉज्ड बाय विटामिन सी। विटामिन सी इंक्लूड सिट्रस फ्रूट्स, तो ये आपको रहना चाहिए मेनली, न कि फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह। तो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको आंसर करना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें सिट्रिक फ्रूट्स वाला एलिमेंट आना चाहिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट 4, अपने ने देखा ही था, है ना, जबकि फैट रहता है तो उसमें आ जाएगा 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। देन बेनिफिट क्या है नॉन न्यूट्रिटिव, तो ये अपने पास क्या है, ये बेसिकली एक थ्योरी क्वेश्चन है। 3 आपको पॉइंट लिखना है, अगर 3 नंबर में आता है तो 3 आप कोई से भी पॉइंट लिख सकते हैं, है ना, कि नॉन न्यूट्रिटिव फूड के बेनिफिट क्या है। जैसे हमने पढ़ा ही था कि टेस्ट को एनहांस करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, देन उसके बाद एप्टीटाइट जो हमारी रहती है ना, उसको ये फुलफिल करते हैं। देन उसके बाद कैलकुलेट करना है BMI, अगर किसी का वेट 68 है, हाइट 161 है, तो कैसे करोगे, 68 डिवाइड बाय 1.61 का स्क्वायर, जो भी आंसर आए वो आप लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, फिर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताना मुझे कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे। देन एक केस स्टडी देखते हैं कि जतिन कोई वेट लिफ्टर है ना, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको किस तरह की डाइट यहाँ पर लेनी चाहिए। तो देखो वेट लिफ्टर है तो उसकी बार बार क्या होगी, मसल्स टीयर होंगी, तो उसको मतलब किस चीज़ की रिक्वायर रहेगी, उसको प्रोटीन की रिक्वायर रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद एक और केस स्टडी है कि जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, तो ये सब ऐसे आपके क्या है, ये सब आपके ग्लूकोज वगैरह है, ये मल्टीपल चीज़ों से मिलकर बनते हैं, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देन इनमें से क्या पिटफॉल है डाइटिंग का, तो स्किपिंग मील्स है, रिड्यूसिंग एनर्जी फूड, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, ये तो पिटफॉल हो नहीं सकता, टेकिंग फूड सप्लीमेंट ये भी नहीं है ना, तो मील्स स्किप करना ही बेसिकली पिटफॉल है। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन आर क्या है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है ना, ट्रेनिंग ब्लॉक और बिल्डिंग ब्लॉक वैसे दोनों ही है ना, क्योंकि ट्रेनर्स भी इनको यूज़ करते हैं, तो इसलिए आंसर दोनों मिला के बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन के फूड इंटॉलरेंट फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, सही बात है ना, जिसमें इंटॉलरेंट है तो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ एंजाइम्स की कमी है। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन उसके बाद और एसेशन रीजन है अपने पास, विटामिन आर कॉम्पोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ वर्किंग, सही बात है भाई साहब। देन विटामिन डी एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेफिशिएंसी विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट फूड आर कॉल्ड फूड मिथ्स, तो बिल्कुल फूड मिथ्स की डेफिनेशन है ये तो, एंड पीपल बिलीव इन दिस बिकॉज दे आर फॉलोड बाय जनरेशन, तो इसको सदियों से फॉलो किया जा रहा है इसलिए ये फूड मिथ्स है, तो दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन और है असर्शन रीजन के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल डाइट, तो नहीं भाई साहब माइक्रो नहीं, यहाँ पर आएगा मैक्रो, ठीक है, ध्यान से अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो ए गलत हो गया। देन मिनरल्स विटामिन इंक्लूडेड माइक्रो, ये सही बात है ना, तो मतलब ए फॉल्स है, आर ट्रू है। देन पीपल हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अंडर वेट हैव BMI लेस देन 18.5, ये हमने पढ़ा ही था कि 18.5 से या 18.6 से उनका कम BMI रहेगा, तो बिल्कुल इससे तो कम रहेगा ही सही, तो ये सही है। देन अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो पर्सन कंसिडर टू बी ओवरवेट, नहीं भाई साहब, फिर पर्सन को अपन बोलेंगे क्या, ओबेस, तो यहाँ पर मतलब ये आर वाला गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन PYQ देख लेते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, है ना, ये 2024 के पेपर में आया था ये वाला, तो रॉफेजेस से आपको फूड इंटॉलरेंस नहीं होती है ना, जबकि टॉक्सिन से, एब्सेंस ऑफ एंजाइम से, ग्लूटेन से, इन सभी से हो जाएगी, लेकिन रॉफेजेस से नहीं होगी, ये तो और उल्टा आपकी मदद ही करते हैं। देन उसके बाद रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो रेगुलेट करना होता है इसका काम बॉडी टेम्परेचर को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं, तो वाटर सॉल्युबल बी और सी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
BMI क्या होता है, तो पहले आपको BMI की डेफिनेशन देना है, उसका फॉर्मूला बताना है, और ये एक न्यूमेरिकल है जो हमने अभी इस तरह का एक सॉल्व भी किया था ना, 72.1.68 का स्क्वायर करना है, जो आंसर आएगा जैसे 25.51 आ गया तो ये 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवरवेट वाली कैटेगरी में आपको इसको डालना रहेगा। देन इसके बाद मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस है, आराम से आप बता दोगे है ना, एक लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, फिर आप इसका एग्जाम्पल दे देना, इसका भी एग्जाम्पल दे देना। देन विटामिन डी क्या होता है और इसके क्या फंक्शन है, तो ये अपने को बताना है ना। तो विटामिन डी आपको पता ही है कि ये क्या है, पहली बात तो फैट सॉल्युबल है। देन इसके बाद इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, सोर्सेज में आ जाएगा आपके पास डेयरी वाले आइटम्स, देन उसके बाद ये एग, फोर्टिफाइड सीरियल्स, कॉड लिवर ऑयल है ना, सैल्मन, सैल्मन मतलब एक तरह की मछली रहती है, तो इन सभी से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। सेम विटामिन के आपको बताना पड़ेगा है ना, तो विटामिन के आप बताएंगे, तो विटामिन के से क्या होता है, के फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके भी सोर्स क्या रह जाएंगे, वही स्पिनच, ब्रोकली, लेटस, सलाद, तो ये सबसे आपको विटामिन के मिल जाएगा है ना। तो पहले दोनों के फंक्शंस बताने हैं, फिर दोनों के सोर्सेज बताने हैं, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देन फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, शुगर में रहता है कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी जो भी खट्टा आइटम है उसमें विटामिन सी रहेगा ना, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये था अपने पास चैप्टर नंबर 5, थोड़ा बड़ा था लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल है, सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास मैंने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।